गुजरात बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्या हुआ? विरोध और बगावत की आवाजें अचानक से तेज हो गईं। साबरकांठा और वडोदरा के बाद अब बारी आ गई है राजकोट और जूनागढ़ सीट की। राजकोट में जहां क्षत्रिय समाज बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं जूनागढ़ के उम्मीदवार राजेश चुडासमा के खिलाफ भी लोहाना समाज के लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के उम्मीदवारों के विरोध का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस बार क्षत्रिय समाज के निशाने पर हैं राजकोट लोकसभा सीट के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला। अहमदाबाद में पूरे गुजरात से आए 70 क्षत्रिय संगठनों के नेता इकट्ठे हुए। दरअसल क्षत्रिय समाज ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पुरुषोत्तम रूपाला के उस विवादित बयान के खिलाफ जो उन्होंने वाल्मीकि समाज के एक कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के लिए दिया था। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला अपने बयान पर खेद जता चुके हैं, क्षत्रिय समाज से माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज का गुस्सा थम नहीं रहा है। आइए पहले सुनते हैं पुरुषोत्तम रूपाला का वो विवादित बयान जिस पर राजपूत समाज अपमानित महसूस कर रहा है। અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો। એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું હતું, પણ ઈ નતા હટ્યા। આ 1000 વર્ષે રામ એના ભરોસે આવ્યો છે, એમનામ નથી આવ્યો। તેથી એની તલવારો આગળ નહોતા ઝૂક્યા, ન તો નાના માણસો હતા, ન તો એ ભયથી તૂટ્યા न भूख से टूटा અને અડીખમ રીતે ટેક્યા। એ સનાતન ધર્મ। राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला के सामने 5 लाख की मार्जिन से जीत का लक्ष्य है, इसलिए उनको अपनी गलती का एहसास भी जल्दी हुआ। उन्होंने वीडियो जारी कर क्षत्रिय समाज से माफी मांगी। मैं जे बात करतो હતો એમાં મારો આશય માત્ર વિધર્મીઓ દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર અને આપણા દેશ ઉપર થયેલા જુલ્મોનું નિરૂપણ કરવાનો હતો। સહેજ પણ રાજવી પરિવાર કે ક્ષત્રિયોને નીચા દેખાડવાનો મારો કોઈ આશય કે ઈરાદો ત્યારેય નહોતો, અત્યારેય ન હોય અને ભવિષ્યમાં પણ ના હોઈ શકે। કોઈ પણની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું, દિલથી માફી માંગુ છું। लेकिन रूपाला के बयान से आहत क्षत्रिय समाज राजकोट से रूपाला को हटाने की मांग कर रहे हैं। मुख्य बात तो यही है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। हालांकि उन्होंने भरा नहीं है, तो बीजेपी के उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उनकी जगह आप किसी भी नेता को आप खड़ा कीजिए, हम उनके साथ हैं। बीजेपी से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे काफ़ी हालांकि 70-80% हमारे राजपूत है वो बीजेपी के साथ है, पर मुख्य बात हमारी यही है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। अन्य समाज ने भी हमें कहा कि ये माफ़ी योग्य ये बात है ही नहीं, तो आप लोग इसमें मत झुकना। तो ऑब्वियसली हम ग्राउंड लेवल से वोटिंग के दिन पे काम करेंगे। राजकोट में क्षत्रिय समाज का गुस्सा भाजपा पर भारी पड़ा तो जूनागढ़ में बीजेपी उम्मीदवार राजेश चुडासमा के खिलाफ लोहाना समाज गुस्से में है। राजेश चुडासमा पर आरोप है कि उन्होंने 2019 के चुनाव में डॉक्टर अतुल चुग से चुनाव लड़ने के लिए पैसे लिए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए। अपने पैसे वापस नहीं मिलने से निराश डॉक्टर चग ने बाद में खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड नोट में राजेश चुडासमा का नाम भी था, लेकिन लोहाना समाज की मांग पर तब पुलिस ने चुडासमा के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया था। अब वही लोहाना समाज बीजेपी उम्मीदवार का विरोध कर डॉक्टर चक के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहा है। एक तरफ बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध की आवाज उठ रही है, वहीं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल विरोध को दबाने में जुटे हैं। गुरुवार को CR पाटिल सुरेंद्र नगर और राजकोट पहुंचे और लोगों की नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगे रहे। आपको बता दें कि गुजरात में राजकोट और जूनागढ़ ही नहीं, बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ साबरकांठा, सुरेंद्र नगर, बलसाड की सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता अपने ही उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। इन सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार को बदलने की मांग हो रही है। गुजरात में 14 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 7 मई को वोट डाले जाएंगे। यही वजह है कि बीजेपी के कई नाराज गुट समय रहते उम्मीदवारों को हटाने का दबाव बढ़ा रहे हैं। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी और अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। राजकोट सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज क्यों अपनी मांगों पर अड़ा है? क्या है इस समाज की आगे की रणनीति? इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता अतुल तिवारी ने बात की है गुजरात राज्य राजपूत संकलन समिति की महिला प्रमुख तृप्ति रावल से। देखिए उन्होंने क्या कहा। पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा दिए गए रजवाड़ों को लेकर बयान के बाद से विरोध हो रहा है। विरोध के चलते ही क्षत्रिय समाज द्वारा गुजरात के अलग अलग शहरों में बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे साथ क्षत्रिय समाज के आगेवान मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, आज जो बैठक हुई है अहमदाबाद में,
क्या चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार क्षत्रिय समाज में नाराजगी है जिस प्रकार का बयान पुरुषोत्तम रुपाला की तरफ से दिया गया था उसको लेकर। मुख्य बात तो यही है कि पुरुषोत्तम भाई ने जो भी, वो बहुत वरिष्ठ नेता है बीजेपी पार्टी के भी, और उम्र में भी काफ़ी अनुभवी है। सामाजिक मंच पर हमारे साथ वो बैठते भी हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। उन्होंने जो टीका टिप्पणी की एक ज्ञाति को या अपने मत विस्तार में जो एक ज्ञाति है उनके वोटिंग के लिए उन्होंने हम लोगों को, मतलब राजपूत समाज की बहनों बेटियों पे जो एक विवादित टिप्पणी की है, तो मैं ये पूरा भारतवर्ष ये जानता है कि सारे समाज की महिलाएं आज अगर शाम के वक्त रोड पे या फिर आज जो गर्व से जी रही है, वो हमारे पूर्वजों ने, राजपूतानियों ने जो जोहर किया था कि ना ही, मतलब जो उनकी टिप्पणी थी कि रोटी बेटी का व्यवहार हुआ, तो वो अगर किया होता तो आप लोग का वजूद ही आज ना होता। तो ये दुखद बात है, और ये लोकशाही के लिए भी दुखद बात है कि ये सब ऐसी टिप्पणी करके एक सामाजिक असमानता भी इससे फैल रही है। तो क्या मांग है आप लोगों की? आज जो बैठक हुई है, क्या चर्चाएं हुई हैं? मुख्य बात तो यही है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। हालांकि उन्होंने भरा नहीं है, तो बीजेपी के उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि उनकी जगह आप किसी भी नेता को आप खड़ा कीजिए, हम उनके साथ हैं। बीजेपी से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारे काफ़ी, हालांकि 70-80% हमारे राजपूत है वो बीजेपी के साथ है, पर मुख्य बात हमारी यही है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। गुजरात के अहमदाबाद के धोलेरा नाम की एक जगह को विकसित करने के लिए वहां दिन रात काम किया जा रहा है। ऐसे में यहां कई नामी कंपनियों ने अपना काम शुरू किया है, क्योंकि यहां तैयार की जा रही है देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो क्या खासियत है अहमदाबाद के धोलेरा में बन रहे इस प्रोजेक्ट की? इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए। देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा में आपका स्वागत है। आज यही आवाज इस इलाके की तस्वीरों से मानो निकल रही है। गुजरात में एक बड़े क्षेत्र में फैली ये महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कभी ये इलाका बंजर था, दूर दूर तक विकास से इस क्षेत्र का कोई नाता नहीं था। मेरे आसपास के दृश्य आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से धीरे धीरे धोलेरा को डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है गुजरात सरकार की तरफ से। ये रिवर फ्रंट के दृश्य हैं। रिवर फ्रंट यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब इंडस्ट्री लोग यहाँ पे आके बसेंगे, तब लोगों की सुविधा के लिए ये रिवर फ्रंट मैरीटाइम पार्क यहाँ पे जो बनाया है वो तैयार किया गया है। साल 2009 में प्रधानमंत्री मोदी ने धोलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने पर विचार किया और उस सोच को बीते 5 साल में उस जगह धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां आज धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमक रहा है, दमक रहा है। ये जो एरिया है 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप हो चुका है। 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जो आप देख पा रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक डेवलपमेंट हो चुका है और इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, सेटअप हो रही हैं। इसकी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 920 स्क्वायर किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहिए और एक डेडिकेशन के साथ में गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है और स्टेप बाय स्टेप सारे अपने माइलस्टोन को अचीव कर रही है। अहमदाबाद से 110 किलोमीटर की दूरी पर धोलेरा बसा है। यही देश की ये पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी धीरे धीरे आकार ले रही है, जिसका दायरा लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट विकसित की जा रही है, जहां दोनों तरफ लैंडस्केप गार्डन बनकर तैयार है। इस रिवर फ्रंट के बनने से यहां निवेश कर रही बड़ी बड़ी कंपनियों को सहूलियत के साथ साथ सेवा भी मिल पाएगी। देश का ये पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से 2 गुना, सिंगापुर से 1.5 गुना और शंघाई से 6 गुना बड़ी जगह में आकार ले रहा है। ग्लोबल कंपनियां धोलेरा में इन्वेस्ट करें, इसके लिए इसे DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है। धोलेरा में टाटा की रिन्यूअल पावर फैक्ट्री लग चुकी है और सेमीकंडक्टर के प्लांट का भूमि पूजन हुआ है। यही नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, SBI टोरेंट पावर प्लांट, एयरबस, मोंटे कार्लो लिमिटेड जैसी इंडस्ट्रीज जल्द ही अपना काम धोलेरा में शुरू करने जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ सेमीकंडक्टर हब तैयार होगा, जिसके लिए गुजरात सरकार के साथ केंद्र सरकार भी काम कर रही है। धोलेरा में 4400 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क भी है, जो इस स्मार्ट सिटी को बिजली देगा। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। इसके अलावा धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की बाकी जगहों के साथ कनेक्टिविटी आसान बनाने का काम भी अगले 2-3 सालों में पूरा हो जाएगा।
फिर चाहे वो 10 लेन की सड़कें और कार्गो पैसेंजर के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण हो या एक्सप्रेसवे हो। कभी बंजर इलाकों में शुमार धुलेरा को लेकर किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यहाँ न केवल ग्लोबल कंपनियां दिलचस्पी दिखाएंगी, बल्कि उनकी सहूलियत के लिए मैरीटाइम रिवर फ्रंट का निर्माण विकास की एक हरी भरी तस्वीर दिखाएगा। फिलहाल तो धुलेरा में कई कंपनियों का एस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हो गया है। यहाँ कई इंडस्ट्रीज शुरू होने से करीब 10 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद है। यकीनन जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट आकार ले रहा है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में गुजरात का धुलेरा दुनिया का सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन बनेगा। जो स्मार्ट ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, ये देश का पहला प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात के धौलेरा में आकार ले रहा है और आने वाले दिनों में बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आती हुई दिखाई भी दे रही हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कहते हैं कि जिसका शुभारंभ वो करते हैं, उसका लोकार्पण भी वो करते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में लोगों की रुचि भी देश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, धौलेरा। पालनपुर में 1996 एनडीपीएस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को दोषी करार दे दिया गया है। उन्हें गुरुवार को पालनपुर सेशंस कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 1990 के एनडीपीएस मामले में संजीव भट्ट को 20 साल की कठोर कारावास और साथ ही 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दौरान कोर्ट में संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट भी मौजूद थी। सजा का ऐलान होने के बाद श्वेता भट्ट ने कहा कि कोर्ट से संजीव भट्ट को इंसाफ नहीं मिला, वो बेकसूर हैं। आपको ये भी बता दें कि पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट पर एक वकील को नैरकोटिक्स केस में फंसाने का आरोप था, जिसमें कोर्ट ने उन्हें बुधवार को दोषी करार दिया था। संजीव भट्ट को हिरासत में मौत के एक मामले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई है। तो विरोध की आवाज सिर्फ बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ ही नहीं उठ रही है, बल्कि पंचमहल में कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाब सिंह चौहान को हटाने की मांग भी कांग्रेस के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। उधर गुजरात की 2 सीटों पर पहले ही एआईएमआईएम के आने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। पंचमहल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। कार्यकर्ताओं ने गुलाब सिंह चौहान की जगह दूसरे किसी कांग्रेसी उम्मीदवार को टिकट देने की मांग की है। गुलाब सिंह चौहान पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलते नहीं हैं और जो लोग उनके साथ दिखते हैं उनके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। विरोध इतना ज्यादा है कि गुलाब सिंह चौहान को नहीं हटाया गया तो कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया है। અમારી એક જ નારાજગી છે, ગુલાબસિંહને ટિકિટ મળી એનો અમારો કોઈ દુઃખ નથી, કારણ કે અમે કોંગ્રેસવાળા છીએ, અમારે કોંગ્રેસ જીતે એના માટે તંતોડ મહેનત કરવાના છે। પરંતુ ભવિષ્યમાં તમે જોયું છે કે તખતસિંહને કોંગ્રેસે ટિકિટ આપી, પછી જતા રહ્યા બીજી પાર્ટીમાં। ખાતુ કાકા ભાજપમાં થયા અને ટિકિટ આપી, ખાતુ કાકા કાર્યકરોને મૂકીને ગયા। અમારા કાર્યકરોને મારા જીવન જેલમાં જવું પડે, કાર્યકરોને હાથ પગ તૂટે તો છતાં અમે કોંગ્રેસ છોડતા નથી। પરંતુ જ્યારે ચૂંટણી આવવાનો ઉમેદવાર આવી જાય પછી અમારા કાર્યકરોને કોઈ પૂછવામાં આવતું નથી। હાલમાં જે 10 દિવસ થયા તેમ છતાં અમારા ગુલાબસિંહ જો અમારા જે સનિષ્ઠ કાર્યકરો છે શહેરાના ગોજાના એમની જોડે કોઈ મુલાકાત કરેલ નથી। पंचमहल में कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई में फंसी है तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी भरूच सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम भरूच सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल को खड़ा करना चाहती है। भरूच सीट पर कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार चेतर बसावा को मजबूत माना जा रहा है। अभी हम लोग 2 उम्मीदवार फाइनल किए हैं। एक तो गांधीनगर लड़ाने का नक्की किया है और भरूच नक्की किया है। ये 2 सीट लड़ाएंगे और कभी एक आध सीट अहमदाबाद की पश्चिम की कभी हो सकती है, उसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अगर भरूच सीट पर ओवैसी की पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो आदिवासी और मुस्लिम वोट बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे गठबंधन उम्मीदवार को ही नुकसान होगा। यही वजह है कि आप नेता चेतर बसावा और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल भाजपा पर हमलावर हैं। एआईएमआईएम अभी सूत्रों के हवाले मालूम पड़ा है कि वो भरूच लड़ने वाले हैं, तो मैं उनको विनती करता हूँ कि भरूच से ज्यादा गोधरा में माइनॉरिटी समाज है, तो पंचमहल अहमदाबाद उनको लड़ना चाहिए और भरूच में हम जीत रहे तो वोट की डिवाइडेड ना हो, इसलिए हमको समर्थन करना चाहिए और वहाँ जीतना चाहिए। ओवैसी को क्या कहेंगे? ओवैसी आ रहे हैं गुजरात में, भरूच के अंदर क्या कहेंगे उनको? उनसे मिलेंगे, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भरूच में हमको समर्थन करें। गुजरात में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप का रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी मिशन 26 का उसने लक्ष्य रखा है। जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस आप गठबंधन के बीच एक वोट के लिए कांटे की टक्कर होने वाली है। आज तक ब्यूरो।
और अब रुक करते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर का, जहां विश्वविख्यात गैर मेला लगा है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इसे क्वांट मेला भी कहा जाता है। इस मेले का खास आकर्षण होता है आदिवासी युवकों का पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर लयबद्ध होकर नाचना, और इनकी वेशभूषा भी अनूठी रहती है। शरीर और चेहरे पर सफेद बिंदु से चित्रकारी, सिर पर मोर पंख और रंगीन बांस की टोपी, गले में बैल के गर्दन वाला घुघरा और कमर में बड़े बड़े घुंघरू। पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर धीमे धीमे लयबद्ध होकर थिरकते पांव। ये अनूठी और मनमोहक तस्वीर है गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में चल रहे विश्वविख्यात गैर मेले का, जहां आदिवासियों का ये लयबद्ध नृत्य लोगों का मन मोह रहा है। विदेशी सैलानी यहाँ की रंग बिरंगी तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो कोई ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकने को मजबूर हो रहा है। दुनिया भर में मशहूर इस मेले को क्वांट मेला भी कहा जाता है। असल में ये गुजरात के छोटा उदयपुर इलाके की भील और कोली जनजाति का मेला है, जो होली के त्योहार के तुरंत बाद क्वांट गांव में आयोजित किया जाता है। कहते हैं इसमें पक्षियों के प्रति अपने प्यार जताने के लिए आदिवासी पुरुष और महिलाएं अपने सिर पर मोर पंखों का गुलदस्ता पहनते हैं। वहीं पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे युवा ढोल बजाकर और लयबद्ध तरीके से नृत्य करके युवतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मेले में विवाह की भी परंपरा है। इस मेले में सबसे खास है जोड़िया पावा, ढोल और पिहो जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों की ताल और उस पर रंग बिरंगे कपड़ों और गहनों से सजे धजे युवाओं का लयबद्ध होकर थिरकना, जिस पर सबकी नजरें टिक जाती हैं। इस मेले में बिखरे रंग देखकर आप कह सकते हैं कि हर साल लगने वाला क्वांट मेला आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने की एक कोशिश भी है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा। गुजरात का मशहूर केसर आम को खाने वालों के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साल आम की पैदावार में गिरावट देखने को मिली है। वहीं कम उत्पादन के चलते इस बार आम की कीमत में भी अच्छी खासी उछाल देखने का अनुमान है। ये गुजरात का मशहूर केसर आम है। गुजरात के सोमनाथ, अमरेली और जूनागढ़ में इस आम के बड़े बड़े बागान हैं और पूरे देश में केसर आम का 1/3 उत्पादन गुजरात में होता है। लेकिन इस बार केसर आम को चाव से खाने वालों के लिए बुरी खबर है। इस साल केसर आम की फसल में अंकुर न फूटने की समस्या देखी गई है, जिसके चलते केसर आम का लुत्फ आप देरी से ले पाएंगे और इसकी मुख्य वजह है मौसम में बदलाव। दरअसल मौसम में आए बदलाव के चलते इस साल आम के पेड़ों में बौर देरी से आई है, जबकि आमतौर पर आम के पेड़ों पर दिसंबर से लेकर जनवरी के अंत तक बौर आ जाते हैं। કે આજે વાતાવરણ છે ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે જ્યારે ઠંડીની જરૂર હોય ત્યારે ગરમી પડે, ગરમીની જરૂર પડે જ્યારે ઠંડી પડે, એ વાતાવરણ અનુકૂળતા ન હોવાને કારણે પણ આ જે મોર છે મોડો આવ્યો છે। અને મોર છે એ 2 વર્ષના જે ધ્યાનમાં રાખીને આપણે વાત કરીએ તો 2 તબક્કામાં મોર તમામ મોર આવી જતો, પણ આ વખતે 3 થી 4 તબક્કામાં આ મોર આવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। હજી ઘણા આંબામાં મોર જ નથી આવ્યો, એમને કોલાઈ ગયા। અને અત્યારે જે ખાખડી છે કેરી એ સોપારીના દાણા કરતાં મોટી થવી જોઈએ। અત્યારે બજારમાં પૂરજોશમાં ખાખડી આવવી જોઈએ। इस साल केसर आम के उत्पादन में 30 से 40% कमी की आशंका जताई जा रही है और उत्पादन कम होने से दाम बढ़ने की संभावना है। पिछले साल 10 केजी आम के दाम 700 से 800 रुपए रहे थे, लेकिन इस बार 10 किलो आम की कीमत 1000 रुपए तक रहने का अनुमान है। दाम का शायद ज्यादा रहेगा क्योंकि इस बार केरी बहुत कम आई, 80% गिर गई है और 20% ही केरी इसमें दिखाई देती है। जो केरी आती है वो गिर जाती है, छोटी होती है ना तभी गिर जाती है, बड़ी नहीं होती। इसके कारण शायद बहुत कम उत्पादन होगा इस साल। ये इस बार जो है माल जो कम होगा 25% या 30% माल जो होगा ऐसा अभी अंदाज है। और अभी जो आ रहा है माल मार्केट में
वो रत्नागिरी हापुस और केसर आता है, वो बहुत महंगा पड़ता है ग्राहक को, 250-300 रुपये, 200 रुपये। पिछले साल हुई बेमौसम बारिश और बिपरजाए तूफान ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। इस बार किसानों को बम्पर पैदावार की उम्मीदें थी, लेकिन गुजरात के किसान कुदरत के कहर के आगे बेबस हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।